सो फैब्रिक से गारमेंट हमने कैसे बनाया था? विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिचेस, ठीक है। फिर स्टिच करने के लिए हमने स्यूइंग मशीन के पार्ट्स, फीड मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड मैकेनिज्म्स ये समझा। ओके, नाउ वी हैव गॉट आवर फैब्रिक, वी हैव गॉट आवर गारमेंट। अब हमने गारमेंट को फिनिशिंग देनी है, ठीक है। तो अब उसके लिए वी नीड to study what different types of finishes we use, ठीक है, and then we'll talk about dyeing and printing also, which is also a part of your finishes only. Okay, so let's start. स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Yes. Okay, now tell me why finishes are important. क्यों करना पड़ता है हमें फिनिश्ड फैब्रिक? मैम उससे उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, थोड़ा चमक भी आ जाती है और फिनिश्ड की लुक भी बहुत अच्छी आती है। राइट, अपीयरेंस के लिए, टेक्सचर के लिए, और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। राइट, और एक प्रेजेंटेबल मैनर में हो जाता है कपड़ा। करेक्ट, बिकॉज योर ग्रे फैब्रिक्स, जिसको अनफिनिश्ड फैब्रिक भी बोलते हैं, अनफिनिश्ड फैब्रिक्स आर कॉल्ड ग्रे फैब्रिक्स, ठीक है। तो दीज आर नॉट अपीलिंग इन नेचर, सो फॉर दैट रीजन हम लोग उसको फिनिशेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक फिनिश्ड फैब्रिक बने और इट लुक्स वर्दी, इट लुक्स अपीलिंग, ठीक है, और एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा बढ़ जाए एज कंपेयर टू अनफिनिश्ड फैब्रिक्स। ओके, so finishes are basically mechanical and chemical processes that are employed commercially to improve the acceptability of the product, right? अगर लोग ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई भी गारमेंट बनाना यूजफुल प्रोसेस नहीं रहेगा। तो हम लोग मैकेनिकल या केमिकल फिनिशेस देते हैं, राइट। Makes fabric from the loom or knitting frame more acceptable. Again, the situation is same, हमें acceptability बढ़ानी है। Okay, so we basically use 3 types of treatments in your finishes. We have a preparatory treatment, we have we have a temporary, a durable और a permanent treatment, ठीक है। इसमें से सबसे पहला आता है हमारे पास एक preparatory treatment। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने फैब्रिक को ताकि उसका अपीयरेंस इन्हांस हो, उसका टेक्सचर या टच या अपीयरेंस अच्छा हो, राइट, एंड उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो, राइट। दीज आर कॉल्ड प्रेपरेटरी ट्रीटमेंट्स, जो हम एडिशनली पहले ही प्रोवाइड करते हैं टू द फैब्रिक्स। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट गिविंग अ प्री श्रिंकिंग ट्रीटमेंट, इनिशियली प्रेपरेटरी ट्रीटमेंट मैंने नहीं दिया, तो क्या होगा, जब मेरा गारमेंट एक पर्टिकुलर साइज में स्टिच हो जाएगा और उसके बाद मैं ये ट्रीटमेंट दूंगी या वॉश करूंगी उसको, तो उसमें श्रिंकेज हो जाएगी। सो टू अवॉइड सच थिंग्स वी गिव some preliminary treatments so that their appearance is enhanced and their performance is also enhanced. Okay, now on the basis of the life of a finish हम लोग 3 तरह से उसको डिवाइड करते हैं, टेम्पररी, ड्यूरेबल एंड परमानेंट। नाउ टेम्पररी नाम से ही पता लग रहा है कि एक आध वॉश में वो फिनिश कंप्लीटली चली जाएगी, राइट। ड्यूरेबल ट्रीटमेंट वो होता है विच गोज ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट ज़रूरी नहीं है कि जब तक फैब्रिक की लाइफ है तब तक उसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट फिनिश विल गो ऑफ। Then we have a permanent treatment that will stay throughout the lifetime of the garment. Throughout the lifetime means lifetime of the garment only or your fabric, ना कि person की lifetime. Okay. So this is how we divide your finishes. Now we can also divide the finishes on the basis of mode of action. It can be a mechanical finish or a chemical finish. नाम से पता लग रहा है कि mechanical है तो किसी मशीन का यूज होगा, जैसे हॉट प्लेट्स या रोलर्स हो गए। केमिकल फिनिश है तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ केमिकल यूज हो रहा होगा, जैसे एसिड, अल्कलाई, ब्लीचेस या कोई और केमिकल विल बी यूज्ड। ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुई यस मैम। एवरीवन? Yes, ma'am. यस, ओके, आगे चलते हैं।
Dividing the types of finishes. We have basic finishes and some special finishes. Basic finishes की बात करें तो we have beetling, singeing, scouring, bleaching, sizing, desizing, tantering and calendering. Special finishes में आता है mercerizing, सैनफराइजिंग, स्पेशल कैलेंडरिंग, वाटरप्रूफिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग. ठीक है, तो हम लोग इन सारी फिनिशेस को एक एक बार करेंगे, जिसमें से जो डाइंग एंड प्रिंटिंग वाला टॉपिक है, दिस इज अ डिटेल्ड टॉपिक क्योंकि इसमें बहुत सारी सब क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं. लेकिन जो बाकी टर्मिनोलॉजीज है वो बेसिकली सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं, सिर्फ आपको समझना है उनका मीनिंग. इसमें कोई सब टॉपिक्स या सब टाइप्स नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the first basic finish which is beetling. Beetling में क्या हो रहा है? It's a mechanical finish. You can see in the picture some rollers are being used. Okay? अब रोलर की हेल्प से आपका जो फैब्रिक है, फॉर एग्जाम्पल लिनन या कॉटन, उसमें लस्टर प्रोवाइड होता है. ओके, तो आपने हर फिनिश में क्या याद रखना है कि इज इट अ मैकेनिकल और अ केमिकल फिनिश. कुछ फैब्रिक्स के लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज होती है, तो उन फैब्रिक्स का नाम याद रखना है और पर्पस क्या है उस स्पेशल फिनिश प्रोसेस का वो याद रखना है. ठीक है, बुक से भी पढ़ते हो, इवन इफ यू आर रीडिंग अ पैराग्राफ, उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइनर्स पिक करो. ओके, सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ थ्योरेटिकल पेपर. ओके, तो बुक से भी पढ़ रहे हो, टैबुलर फॉर्म भी बनाना है, तो इसी तरीके से बनाओ कि आपको पॉइंट याद हो. तो बीटलिंग फिनिश है, इट्स अ बेसिक फिनिश. मैकेनिकल है, कौन से फैब्रिक्स के लिए है? लिनन या कॉटन जैसे फैब्रिक्स के लिए. और काम क्या है? लस्टर प्रोवाइड करना. मैम आपने बीच में पॉइंट बताया ना कि उसमें क्या-क्या चेंजेस कौन सी वजह से चेंजेस आएंगी, वो फैब्रिक की वजह से. सेकंड क्या बताया आपने? कौन से फैब्रिक का यूज़ किया था? और एक लिनन और एंड कॉटन. नहीं, इससे पहले आपने बताया कि ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. इसी में बताया था पिछली नेक्स्ट स्लाइड पे. अच्छा, जो मेन हेडिंग्स कह रहे हो? हर किसी में आपने ये ध्यान ओके, रखना है, जो बात बताई थी आपने. किसी भी फिनिश के लिए आपने याद रखना है कि मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस है. दूसरा, कौन से फैब्रिक के लिए यूज होता है. तीसरा, पर्पस ऑफ द फिनिश. पर्पस. मैम ये जब मैंने क्वेश्चंस किए थे ना, इसमें हम्म, आया था कि ये जो है वो डाई के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, बीटलिंग मैकेनिकल फिनिश है जो. बीटलिंग. यस मैम. ओके, लेट मी चेक विद दैट. या तो क्वेश्चन भेजना या मुझे एक बार वेरीफाई करने दो ये. मैम एक क्वेश्चन वो भी देख लेना मैम. दिनार और वो वाला था हमारा, टैक्स टैक्स वाला. और दिनार वाला. ठीक है, ठीक है. इसकी वर्कशीट अलग बना रही हूँ जिसमें अभी रिसेंट 22 23 वाले, 23 नहीं, हाँ 23 23 22 21 के क्वेश्चंस है. ठीक है मैम. ठीक है, तो जैसे हर सब्जेक्ट की बनाई है, जो फूड्स वाली किसी ने नहीं करी है. ये मैम. की है. आंसर्स कौन पूछेगा? आंसर्स तुम्हें पता है सारे. वो मैम. तो आंसर्स तो पूछो, वेरीफाई तो करो कि जो किया है वो ठीक है या नहीं. ऐसे तो मैं हर सब्जेक्ट की बना दूंगी, लेकिन करने का भी तो फायदा है ना. मैम करोगे तो ही फूड न्यूट्रिशन पता की वो लगेगा. आंसर की भेज देना बस. ठीक है, याद आ गया तुम्हें है. हाँ बाकी मैम. बताना जरा, शिवानी, महक, दिव्या, सुमिता, करें? हाँ मैम. क्यों? कितना टाइम चाहिए अब करने के लिए? कॉलेज मैम की. फूड एंड न्यूट्रिशन का किए हैं, तो आंसर की भी मिला है मेरे को. स्टार्ट किया था करना मैम, बीच में थोड़ी से रह गए, वो ज़्यादा थे ना वो क्वेश्चंस. ओके, दिव्या, आंसर की मैंने भेजी थी आपको. यस मैम, फूड एंड न्यूट्रिशन का ना. हाँ हाँ. हाँ हाँ मेरे पास है. ओके, ठीक है. शिवानी एंड महक, हाउ अबाउट यू? दोनों जरा रुक के जाना, ठीक है, क्लास के बाद. चलो, बीटलिंग समझ में आ गया? यस. यस. ओके, नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन इज अ प्रीलिमिनरी टेक्निक अगेन, जिसमें हम लोग फैब्रिक का केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई इम्परफेक्शंस तो नहीं है, और अगर कोई भी फ्लॉज है तो हम उसको ठीक कर सकें. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सी कि ध्यान से वो दैट पर्सन इज सिटिंग एंड चेकिंग, इंस्पेक्टिंग द फैब्रिक इफ देर आर एनी प्रॉब्लम्स और नॉट.
Okay. Then the third technique is singeing. Singeing is very important. इसमें हम करते क्या है, आपका जैसे ये बहुत फ्रीजी फैब्रिक है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ कुछ हेयरी पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर ऊपर उठ के आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गिविंग अ वेरी फिनिश्ड लुक. तो हम क्या करते हैं, उसमें सिंजिंग कर देते हैं. तो सिंजिंग में बेसिकली क्या करते हैं, ये जो प्रोजेक्टेड फाइबर्स हैं जो उठ उठ के हेयरी पार्ट आ रहा है, उसको हम बर्न ऑफ करेंगे. और बर्न करते सारी हम इसको वेट कर देंगे. वील पुट दैट फैब्रिक इनटू द वाटर, ताकि जो भी हमने फायर यहाँ पे लगाया था टू रिमूव दीज फ्रिजी फ्रिजी फाइबर्स, वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, हम लोग इसको बर्न ऑफ करके छोड़ नहीं सकते, नहीं तो योर इंटायर फैब्रिक विल बी बर्नट ऑफ. तो हमने बर्न किया, बर्न करते ही जैसे ये फाइबर्स बर्न होते चले गए, हमने इसको वेट सरफेस बना दिया, सो दैट फायर गोज ऑफ. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा पूरा फैब्रिक भी नहीं जला और ये जो प्रोजेक्टेड फाइबर्स थे वो भी रिमूव हो गए, गिविंग इट अ फिनिश्ड लुक. क्लियर है सिंजिंग? यस मैम. यस, ओके, Yes, ma'am. राइट. फिर आता है बर्लिंग एंड मेंडिंग. बर्लिंग एंड मेंडिंग इज अगेन अ फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन ओनली, जिसमें हम लोग फैब्रिक को ध्यान से इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कोई फ्लॉज तो नहीं है. ओके. For woolens and worsted fabric, that first inspection has a special term which is called perching. Okay. बर्लिंग भी एक टेक्निक है, बर्लिंग भी सेम है, बट हम लोग ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं न्यूली मेड फैब्रिक्स के लिए. ओके. दैट अगेन कैन बी फॉर वुलन, वर्स्टेड, रेयॉन, कॉटन, किसी भी फैब्रिक के लिए अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो दैट इज बर्लिंग. लेकिन वुलन एंड वर्स्टेड के लिए हमने स्पेशल नाम दिया है, दैट इज पर्चिंग. तो हमने करना क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, लूज थ्रेड्स हैं, नॉट्स बंदी रह गई हैं, या अनडिजायर्ड स्लब्स हैं. स्लब्स मतलब वो जो मोटा मोटा सा एरिया आ जाता है कई बार इन योर फैब्रिक, या फिर कोई होल है छोटा सा, या कोई यार्न टूटा है, कुछ भी ऐसा, anything, any flaw that is there is being detected and mended. Mending का क्या मतलब है, उसको ठीक करना. So it can be done mechanically or through manual work. तो कैसे भी, बट हमें उसको ठीक करना है. ठीक है. So this is that same picture जिसमें the lady is inspecting and she has a scissor in hand, कि साथ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैनुअली अगर वो ठीक हो सकता है तो वो साथ के साथ कर देंगे. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास स्काउरिंग. स्काउरिंग टर्म हमने पहले भी की थी, कहाँ की थी बताओ? मैम रिमूवल ऑफ डस्ट और ऑयल जो है वो रिमूव करना है हमने. हमने कौन से फैब्रिक में पढ़ा था इसको, फाइबर में? Wool का. वुलन में. वूल्स में, करेक्ट. इन योर वूलन फैब्रिक्स, उनकी हमने जब फाइबर टू यार्न मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी तब हमने कहा था कि हमने फर्स्ट स्टेज होता है क्लीनिंग का, तो उसमें हमने स्काउरिंग की थी जिसमें वी हैड रिमूव्ड आवर वेजिटेबल मैटर, नॉट योर ऑयल स्पेसिफिकली. सॉरी, carbonizing was for your vegetable matter, है ना? मैटर. और Okay, ठीक इसके है. जो था ऑयलिंग वगैरह Yes. था वो Scouring was for your oiling. ऑयल मैटर, स्वेट हो गया, डर्ट हो गई, वैक्सी सब्सटेंसेस हो गए, तो उसके लिए हमने स्काउरिंग टेक्निक यूज की थी. ठीक है. नेक्स्ट इज डी साइजिंग. साइजिंग एंड डी साइजिंग में डिफरेंस क्या होता है? नाउ यू मस्ट हैव सीन कि जैसे आपका नया नया कोई कॉटन का दुपट्टा आता है, इट इज़ वेरी स्टिफ. ठीक है. लेकिन जब आप उसको वॉश कर लेते हो तो उसकी स्टिफनेस रिमूव हो जाती है और वो फ्लोई बन जाता है. हैव यू सीन दैट? Yes. Yes, यस, ma'am. राइट. यस मैम. तो हम लोग साइजिंग जो स्टेप है उन फैब्रिक्स के लिए करते हैं बेसिकली जो बहुत जल्दी मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके. तो साइजिंग इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव टेक्निक एंड इट यूजेस एनी स्टिफनिंग एजेंट, जैसे स्टार्च हो गया या जिलेटिन हो गया, ऐसा कोई स्टिफनिंग एजेंट यूज करेंगे जो वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा आपके फाइबर को या फैब्रिक को या गारमेंट को. ठीक है. नाउ व्हेन वी हैव टू रिमूव दिस stiffening agent, we will remove it by washing it
in soap water or detergent solution, या with the help of some enzymes that will eat away the stiffening agents. Okay. Now removal of this sizing agent or stiffening agent is called de-sizing. जब हमने stiffening agent लगाया तो उसको sizing बोलेंगे, जब उसको remove किया तो उसको हम de-sizing बोलेंगे. बताओ, क्लियर है? यस मैम. यस, राइट. आगे चलते हैं. ब्लीचिंग. तो ब्लीचिंग सबको पता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाइटनिंग द फैब्रिक. ठीक है, लेकिन हर फैब्रिक ब्लीच को एक्सेप्ट नहीं करता. जैसे वूल था, हमने वूल के बारे में बात की थी, दैट इट इज रेजिस्टेंट टू ब्लीचेस. तो इसीलिए हमें वूल प्योर वाइट में नहीं मिलता. ओके, बट वी हैव सर्टेन फैब्रिक्स जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, ये बहुत जल्दी ब्लीच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ख़राब भी नहीं होते उसकी वजह से. ओके, सो इट इज़ जस्ट टू वाइटन द फैब्रिक. यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, मैम. everyone. Yes, ma'am. बस मैम बर्लिंग बता दो एक बार दोबारा से. क्या बर्लिंग. बताऊँ? बर्लिंग. बर्लिंग कुछ नहीं है, इंस्पेक्शन करना, और इंस्पेक्शन करके ये देखना कि कुछ भी डिफेक्ट या कोई फॉरेन मैटर या कोई थ्रेड तो नहीं टूटा हुआ या फैब्रिक में होल तो नहीं है. ये जब इंस्पेक्शन करते हैं हम फॉर एनी ऑफ द फैब्रिक्स, दैट इज बर्लिंग. लेकिन अगर स्पेशली हम वूलन या वर्स्टेड फैब्रिक्स के लिए कर रहे हैं तो दैट वी गिव इट अ स्पेशल नेम विच इज पर्चिंग. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ये इंस्पेक्शन से डिफरेंट तो नहीं है ना मैम? इंस्पेक्शन एक जनरलाइज टर्म है. बर्लिंग, पर्चिंग, साइंटिफिक. मेंडिंग उसी के साइंटिफिक नहीं कह सकते, बट टेक्निकल टर्म्स दैट वी यूज इन ठीक. इंडस्ट्रीज. ठीक है. ठीक है. ठीक है. उसके बाद वी हैव सर्टेन फिनिशेस दैट एनहांस द टेक्टाइल क्वालिटीज. टेक्टाइल क्वालिटीज कौन सी होती हैं? टच को इन्हांस करने के लिए. ओके, नाउ ऑल ऑफ आवर फैब्रिक्स डोंट फील द सेम. कुछ रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं. ठीक है, तो उनके फील को और उनकी ड्रेप को बेटर बनाने के लिए हम लोग कुछ फिनिशेस यूज करते हैं. ओके, सो दैट में इन्वॉल्व साइजिंग. ठीक है, अब साइजिंग करने से स्टिफन हो जाता है आपका फैब्रिक. जैसे कॉटन का दुपट्टा है तो उसको ट्रांसपोर्ट के टाइम में बहुत जल्दी वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए वो स्टिफनिंग एजेंट लगा देते हैं. तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्टिफनिंग एजेंट लगाने के टाइम पे द टेक्सचर इज डिफरेंट, और लगाने के बाद टेक्सचर इज डिफरेंट, एंड व्हेन यू वॉश इट ऑफ द टेक्सचर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. ठीक है, तो दिस विल enhance the tactile qualities. Then we have weighing. weighing क्या होता है? जब आप वेट ऐड करते हो किसी फैब्रिक में, बहुत हल्का या ड्रेपी सा फैब्रिक है, थोड़ा सा भी मतलब उसको आप ड्रेप करो वो लटक जाता है बॉडी में, तो उसमें हम वेट ऐड करते हैं. ठीक है, सेम इज विद फुलिंग, कि वो थोड़ा भारी भारी सा फैब्रिक लगे इसलिए हम फुलिंग ऐड करते हैं. softening agents so that your fabric feels soft. ठीक है, so इस तरीके से we have certain finishes that will enhance the tactile qualities. तो उसमें से सबसे पहले वही आ गया, साइजिंग. साइजिंग क्लियर है सबको? साइजिंग क्लियर हो गया है? यस. इट्स द सेम वन, साइजिंग एंड डी साइजिंग वाला, जिसमें हमने वेट ऐड किया, क्रिस्पीनेस ऐड की, लस्चर ऐड किया. हमने बेसिकली किया क्या? उसमें एक स्टिफनिंग एजेंट डाला, तो उसी से ही बहुत सारी क्वालिटीज हमारे फैब्रिक की चेंज हो जाती है. ठीक है, क्या क्या साइजिंग एजेंट्स या स्टिफनिंग एजेंट्स हम डाल सकते हैं? वी हैव स्टार्चेस, जिलेटिन, केसीन. ओके, देन वी हैव वेइंग. तो वेइंग अभी बताया था कि हम लोग मेटालिक सॉल्ट्स ऐड करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर फैब्रिक में थोड़ा सा वेट आ जाए, बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट प्रोसेस. हमें ये चीज़ बार बार करनी पड़ेगी क्योंकि एक दो वॉश के बाद इसके मेटालिक सॉल्ट्स पानी के साथ चले जाएंगे और वो दोबारा से वैसा ही हो जाएगा फैब्रिक, हल्का सा जैसा पहले था. दिस वी यूजुअली डू फॉर सिल्क. ठीक है, क्योंकि सिल्क इज़ वेरी ड्रेपी, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ड्रेप करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
तो हम लोग वेइंग ऐड करते हैं ताकि हम लोग जिस तरीके से सिल्क को सेट करना चाहते हैं किसी की बॉडी में वैसे ही वो सेट हो जाए. Then we have tendering, crabbing and heat setting. Now tendering is um, it's basically for your wool fabric. ठीक है, हम लोग करते क्या है, 2 पैरेलल चेन्स के बीच में आपके फैब्रिक को रख देते हैं मैम एंड ये वी गिव अ, फ्रेम टाइप होता है ये, जिसके बीच में फैब्रिक को अटका देते हैं दोनों साइड से. हाँ, दोनों साइड से फैब्रिक को अटकाया, फिर उसको हीट प्रोवाइड की, जिससे क्या होगा, जो आपके फैब्रिक में क्रीज थी या रिंकलनेस थी, क्रिम्प था, जो वूल की विच इज़ अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर देते हैं और आपके सारे जो वीव्स हैं, आपके वाप एंड वेफ्ट यार्न्स बिल्कुल स्ट्रेट आउट हो जाते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस वी गिव इट अ वेट ट्रीटमेंट. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. Yes. So tendering is basically for any fabric. Crabbing is the special word that we give to our woolens. Okay, तो tendering तो आप किसी भी फैब्रिक में कर लो, क्रैबिंग स्पेसिफिकली हम वूल्स में करते हैं. काम वही है, हम लोग उसको 2 चैम्बर्स के बीच में रखेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी क्रीज एंड रिंकल सब कुछ रिमूव हो जाए. ओके, सो दिस इज हाउ टेंडरिंग इज डन. क्लियर है सबको? यस मैम. यस, यस राइट. फिर आता है हमारे पास कैलेंडरिंग. कैलेंडरिंग इज अ प्रोसेस दैट विल हेल्प टू प्रोवाइड स्मूथनेस एंड लस्टर टू योर फैब्रिक. ठीक है, स्मूथ भी कर देगा वो आपके फैब्रिक को. अब स्मूथनेस ऐड होगी तो वो अपने आप ही ग्लॉसी भी हो जाएगा. ठीक है, अब लस्टर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा जितनी ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द प्रेशर टू द फैब्रिक. तो जितना ज़्यादा आपका फैब्रिक अंडर हीट ट्रीटमेंट रहेगा, अंडर प्रेशर रहेगा, उतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा ग्लॉसी भी. ओके, तो हम लोग ये बहुत सारे फैब्रिक्स के साथ करते हैं, बीट कॉटन, लिनन, सिल्क या कोई भी सिंथेटिक फाइबर होता है. ओके, सो दिस इज हाउ कैलेंडरिंग इज डन. दिस इज द प्री कैलेंडर्ड फैब्रिक. हमने इसको डाला 2 कैलेंडर रोलर्स के बीच में और एक पोस्ट कैलेंडर्ड फैब्रिक निकल के आया. अब ये ऐसे पतला सा क्यों दिख रहा है एज कंपेयर टू प्री कैलेंडर्ड? क्योंकि रोलर के बीच में से पास हुआ है, फैब्रिक आपका फ्लैटन भी हुआ है और फ्लैट होने की वजह से उसमें स्मूथनेस आई है और स्मूथनेस के साथ उसका लस्टर भी इंक्रीज हुआ है. गॉट इट? क्लियर है? यस मैम. यस, यस मैम. ओके. Now, what happens in special calendering? Special calendering is a special finish process जिसमें हम क्या करते हैं, वही रोलर्स के बीच में हमारे फैब्रिक को रख देंगे. ठीक है, बट वी गिव सम बेटर टेक्टाइल फिनिशेस ऑल्सो. जैसे हिमानी, व्हाट डू यू से दिस? श्रीनियरिंग. यस मैम. राइट, श्रीनियरिंग में क्या है, इट्स अ मैकेनिकल फिनिश जो हैवी प्रेशर कैलेंडर रोलर्स के बीच में रखा जाता है फैब्रिक और हाई लस्टर प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाउ दिस इज हाउ अ श्रीनियर्ड फैब्रिक लुक्स लाइक. ठीक है, लस्टर भी दे रहा है, साथ में थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी देगा. क्यों देगा? क्योंकि ये एंगल रिजेस के बीच में रखा जाता है. ओके, तो जब इसके रोलर्स होते हैं तो रोलर्स आर नॉट कंप्लीटली प्लेन, कुछ इस तरह के रिजेस उसमें बने होते हैं. ठीक है, सो इट विल गिव अ स्लाइटली 3D इफेक्ट अलोंग विद द हाई लस्टर. राइट, उसके बाद आता है मोयर. मोयर में क्या है, थिक यार्न्स आर बीइंग प्रेस्ड प्रॉपरली और उसके साथ एक वाटर इफेक्ट क्रिएट किया जाता है. दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर स्पेशल कैलेंडरिंग. ठीक है, सो मोयर इज बेसिकली गिविंग अ वाटर डिजाइन इफेक्ट टू योर फैब्रिक. देन थर्ड वी हैव इज एम्बॉस्ड. एम्बॉस्ड का मतलब ही क्या होता है, गिविंग अ 3D डिजाइन. तो आपके जो कैलेंडर रोलर्स होंगे उसी में एम्बॉसमेंट होगी, वो उठे उठे से होंगे बीच बीच में से. नाउ व्हेन योर फैब्रिक इज पासिंग थ्रू दोज रोलर्स, वो अपने आप 3D डिजाइन उसमें से आ जाएगा. ठीक है, अब नाउ दिस यू कैन सी
दिस इज वन साइड एम्बॉसमेंट, सॉरी दिस इज बोथ साइड एम्बॉसमेंट, जिसमें दोनों रोलर्स एम्बॉस्ड है, उठे हुए हैं. दिस इज वन साइड एम्बॉसमेंट जिसमें ऊपर वाला रोलर एम्बॉस्ड है, नीचे वाला फ्लैट है. तो आपकी एम्बॉसमेंट एक ही साइड पे आएगी. ठीक है, आपका जो उठे उठे वाला फैब्रिक है 3D डिजाइन वाला, वो एक ही साइड पे आएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. यस मैम. Yes. श्रेनिंजिंग पे भी जो है वो 3D इफेक्ट आएगा ना? इसमें भी श्रिनियरिंग में भी 3D इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल्ड रिजेस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आउटसाइड योर रोलर्स. ठीक है, बट ये उतना 3D इम्पैक्टेड नहीं होगा जितना एम्बॉस्ड वाला है. यहाँ पे बेसिकली 3D इफेक्ट डालने का पर्पस क्या है कि वो और ज्यादा लस्टर प्रोवाइड करे. ठीक है, लास्टर के लिए मेनली कर हाँ, रहे हैं. यस. ठीक है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है मर्सराइजेशन. मर्सराइजेशन इज दैट प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू कॉटन, जिसमें पर्पस क्या है इसका कि वो डाइज की एफिनिटी को इंक्रीज कर सके. ओके, अब इसमें होगा क्या? नाउ यू कैन सी बिफोर मर्सराइजेशन आपका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है कॉटन का, कैसा होता है क्रॉस सेक्शनल वैसे कॉटन का? ओवल मैम. ओवल. किडनी कॉटन लाइक, का ये ट्रायंगल होता है मैम. किडनी लाइक. किडनी शेप्ड. किडनी सुमिता, रिवीजन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मैम. ये कर लिया था मैंने. याद भी होना चाहिए ना. बस मैम याद ही नहीं हो रहा है. याद नहीं होगा तो क्या करोगे पेपर में? क्या बोलोगे उनको, पढ़ा तो मैंने था बस याद नहीं हुआ? हाँ, ऐसे नहीं पढ़ना है कि याद ही ना हो. याद करने के पर्पस से ही पढ़ना है. तो हमारे कॉटन का बेसिक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? किडनी शेप. नाउ व्हेन यू मर्सराइज द फाइबर, इसका जो किडनी शेप वाला शेप होता है वो बड़ा हो जाता है कुछ इस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ ओवल शेप. ओके, नाउ जब उसका सेलुलर साइज ही बड़ा हो गया, देन इट विल इजीली एक्सेप्ट मोर डाइज. ओके, बहुत जल्दी उसकी डायबिलिटी अच्छी हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड मर्सराइजेशन. ओके, पहला काम उसका डाइज की एफिनिटी को इंक्रीज करना. दूसरा सेकेंडरी रोल क्या है कि थोड़ा सा लस्टर भी इंक्रीज कर देगा और थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव कर देगा हमारे फाइबर की. बताओ, क्लियर है? बताओ जल्दी से. यस मैम. यस. यस मैम. राइट. इसके बाद आता है सैनफराइजिंग. सैनफराइजिंग इज अ मैकेनिकल फिनिश प्रोसेस विच इज बेसिकली फॉर एंटी श्रिंकेज. ठीक है, आपके जो भी फैब्रिक्स बहुत जल्दी श्रिंक कर जाते हैं राइट आफ्टर द फर्स्ट वॉश, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सैनफराइजिंग ट्रीटमेंट देते हैं विच इज बेसिकली योर एंटी श्रिंकेज ट्रीटमेंट. अब इसमें आप देख सकते हो जो आपका फैब्रिक है, दिस वाज इनिशियली योर फैब्रिक दैट यू हैव गिवन. एंटी श्रिंकेज ट्रीटमेंट देने के बाद उसने जितना श्रिंकेज करना था उसने वो कर दिया. अब आपका जो फैब्रिक गारमेंट बनाएगा वो ये वाला फैब्रिक होगा. ठीक है, कि आपने श्रिंकेज उसको पहले ही प्रोवाइड कर दी है. अब वो गारमेंट बन जाएगा. गारमेंट के बाद जब आप उसकी वॉशिंग करोगे तो वो दोबारा श्रिंक नहीं करेगा. ठीक है, दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सैनफराइजिंग. नेक्स्ट वी हैव सम रेज्ड सरफेस फिनिशेस. ठीक है, फर्स्ट वन इज नैपिंग. नैपिंग में क्या है, आपका जो ये रोलर है उसमें मेटालिक हुक्स लगे हैं छोटे छोटे, दैट विल पुल द फाइबर्स. अब वो फाइबर्स को थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा उठा उठा सा इफेक्ट आएगा, जस्ट लाइक दिस. ये आपने देखा होगा जो क्विल्ट्स होते हैं या कंबल जिसको आप बोलते हो, विच इज मेड आउट ऑफ फ्लैनल, वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है. इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज नॉट फिनिश्ड वेल, या फिर बहुत पुराना हो गया तब भी आपका फैब्रिक कुछ ऐसा ही दिखने लगता है. बट दिस इज फ्लैनल
जिसमें स्पेशली उन्होंने embossed इफेक्ट दिया होता है with the help of metallic hooks that have pulled the loose fibers. Clear है? Yes, yes, yes. नेक्स्ट इज गिगिंग. गिगिंग क्या है? इट्स लाइक जो आपका थीसल प्लांट होता है. थीसल प्लांट क्या होता है? विच हैव सम, जैसे आपने रोज के वो देखे होंगे प्रिक्स, कांटे जो होते हैं, उस तरीके के छोटे छोटे कांटे. इट इज देयर ऑन द सिलेंडर. ठीक है. और इन्हीं सिलेंडर में से आपका जो फैब्रिक है वो पास होगा. सो व्हेन इट पासेस थ्रू दिस प्रिकी part of your cylinder, it will give an embossed effect. Then again we have suiding. Suiding क्या है? जब आपका रोलर सैंड पेपर के अराउंड रैप हो जाता है. सैंड पेपर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा वो क्या था. मुझे भी याद नहीं आ रहा. सब लोग समझ गए सैंड पेपर क्या होता है? रेगमार्क. हाँ, रेगमार. ठीक है. वो जो रेगमार होता है that is wrapped around your cylinder or your roller and then your fabric is passed through that cylinder. उससे अगेन क्या होगा? जब वो रफ सरफेस के थ्रू पास ऑन करता है तो उसके लूज फाइबर्स पुल हो जाते हैं which will again give a 3D effect. बताओ, क्लियर है? Yes. Yes. All right. आगे चलते हैं. Now we have some newer technologies that are giving us better treatments. ठीक है. For example, optical brightening agents are used ताकि under the effect of light your fabrics look brighter. Crease resistance treatments आ गए, soil resistant treatments आ गए, एंटी स्टैटिक रेजिस्टेंस ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर सेटल ना हो, एंटी बैक्टीरियल, मॉथ रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट्स, स्टेन प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट्स, फेडिंग फिनिशेस ताकि आपका फैब्रिक फेड ऑफ ना हो, अब्जॉर्बेंट फिनिशेस ताकि वो बहुत जल्दी मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. सच ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो नाउ अवेलेबल. इसमें से दो नई टेक्नोलॉजीज हैं. वन इज द प्लाज्मा टेक्नोलॉजी and nanotechnology is the other one. ये दोनों technologies are environmental friendly technologies for your fabric finishes. अब plasma technology is providing flame retardancy, UV light से protection, it is hydrophilic and hydrophobic in nature and is also environmental friendly. Next we have nanotechnology. अब nanotechnology में क्या हो रहा है? nano level पे, यानी nano level means 10 raised to the power 9, इतने छोटे लेवल पे इफेक्ट एड ऑन हो रहे हैं सो दैट योर फैब्रिक कैन हैव सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज. इट इज ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी ओडर. ठीक है. एंड डेफिनेटली इट इज अगेन इन्वायरमेंटल फ्रेंड. ठीक है. तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज आर बोथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल है और ये ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं ओवर योर अदर टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट्स जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. ठीक है. बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? या तो दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन और दे आर क्रिएटिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर, जिससे वाटर वेस्टेज बहुत हो जाती है. तो हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रेफर करना स्टार्ट कर चुके हैं. क्लियर है? Yes. Okay. Now let's talk about some basic finishes for your wool fabric. ठीक है. अब इसमें you have to remember these in the same order. Okay. तो सबसे पहले हम लोग कार्बनाइजिंग करते हैं. कार्बनाइजिंग as you know is a chemical finish जिसमें हम वेजिटेबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए एसिड बाथ ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है. देन वी हैव क्रैबिंग विच इज़ अ मैकेनिकल फिनिश. तो क्रैबिंग अभी हमने किया था कि हम लोग रोलर्स के बीच में से पास ऑन करेंगे, राइट? और क्या होगा उसके बाद? हम वेट वूल श्रिंकेज और सॉरी वो उसकी रिंकल्स और वो सब करेक्ट. खत्म हो जाएंगे. करेक्ट. उसकी जो क्रीज है या रिंकल्स हैं या वेवीनेस है
वो खत्म हो जाएगी। वेट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट आउट हो जाएगा। सो आफ्टर कार्बनाइजिंग वी आर डूइंग द क्रैबिंग ट्रीटमेंट फॉर योर वूल फैब्रिक। देन वी हैव डीकेटिंग। डीकेटिंग इज ऑल्सो अ मैकेनिकल फिनिश जिसमें हम परमानेंट लस्टर प्रोवाइड करते हैं हमारे वूल को। Last is fulling, which is again a mechanical treatment, which will make your wool more compact and soft. ठीक है, तो हम लोग मॉइस्चर, हीट एंड फ्रिक्शन के हेल्प से उसमें पहले से ही श्रिंकेज जो होनी होती है उसको कर देते हैं, एंड देन उसको, उसकी बहुत ज़्यादा रेजिलियंसी होती है वूल की, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फुलिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट वी फॉलो फॉर योर वूल फैब्रिक। बताओ, क्लियर है? Yes? Okay. Any doubts till here? No, ma'am. No? All done? Okay. Questions हम लोग करते हैं बाद में. क्या करें अलग? चलो, let's start with, वैसे हमारा इससे पहले डाइंग एंड प्रिंटिंग का पार्ट आता है, बट इट विल बी अ लॉट टू बी डन इन अ डे. तो हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल. ओके, अब हम लोग डिज़ाइनिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज फैशन डिज़ाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स. ठीक है, हमने गारमेंट बना लिया तो गारमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आएगी? व्हेन यू आर फॉलोइंग सर्टेन एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग. ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिज़ाइन आर सेम एज योर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. जो आप कभी आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है आर्ट के, उसी जैसा ही है. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज your color, second is line, third is shape, and fourth is texture. Now, can you briefly tell me about all of this? मैम कलर जो होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं इसमें, And और what ये are अलग those? अलग अलग कलर जो होता है वो अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि रेड अलग तरह से थोड़ा लव और इस पे वार्मथ को रिप्रेजेंट करता है. ब्लू जो है वो कूलनेस को बता रहा है. येलो जो है वो एक ब्राइटनेस को बता रहा है. और मतलब एक विबग्योर जो है वो इफेक्ट देते हैं ये सारी चीज़ें. और ग्रीन जो है वो ग्रीनरी और पीसफुलनेस को बता रहा है. येलो जो है वो ब्राइटनेस को बता रहा है. ऑरेंज जो है वो एक अलग तरह से इफेक्ट दे रहा है, जैसे कि इसका आई मीन कि एक तरह से स्ट्रेंथ को बता रहा है. तो Correct. So वायलेट, हाँ जी, every color is indicating. मैम इसमें कलर भी 2 टाइप से दे रखे हैं, वार्म कलर और कूल कलर. और कलर सिलेक्शन के लिए कलर व्हील यूज़ होता है फैशन डिज़ाइनिंग में. और कलर व्हील के अंदर भी प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी कलर्स होते हैं. करेक्ट. चलो मुझे बताने दो अब. ओके, सो कलर इज बेसिकली योर विजुअल एलिमेंट. ठीक है, तो कलर इज एन एलिमेंट ऑफ डिजाइन विच इज डिफाइंड बाय 7 कलर्स विच इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, दिस इज योर स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स. अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आ गए, जिसमें प्राइमरी आ गया. प्राइमरी आर दोज कलर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम योर नेचर. ठीक है, जैसे आपका रेड, येलो एंड ब्लू. ओके, रेड आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है फ्रॉम नेचर? फ्लावर्स, हिबिस्कस फ्लावर आई थिंक. राइट, बहुत तरह से होता है. हिबिस्कस हो गया, या जहाँ से आपको सिंदूर ऑब्टेन होता है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गिविंग यू अ रेड कलर. देन कम्स योर ब्लू. इंडिगो, एक फिश से भी मिलता है ब्लू कलर. कौन सी फिश होती है वो? एक नाम पहले राजा महाराजा होते थे ना, वो उसके अंदर से कोई कलर होता, उनके भी एक पर्पलिश से वो होते थे ना, कपड़े होते थे. तो वो स्पेशली उस टाइम पे उधर उससे एक्सट्रैक्ट करते थे, उस फिश के किसी पार्ट को से निकालते थे. बहुत ही वो उस टाइम पे वो होता था. वो तो पहले हमें की बात. फिश का नाम ढूंढना पड़ेगा. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, फिर आता है आपका येलो कलर. येलो आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है? टर्मरिक. टर्मरिक से. ठीक है, सो ये वो कलर्स हैं जो आपको बेसिकली इन्वायरमेंट से मिल जाएंगे.
बट व्हेन यू कंबाइन टू प्राइमरी कलर्स यू गेट अ सेकेंडरी कलर. ठीक है, तो यू कैन सी इन द कलर व्हील, दिस इज योर प्रिज्मा कलर व्हील. तो इसमें क्या है, आपके प्राइमरी कलर्स हो गए, प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से यू गेट अ सेकेंडरी कलर. ठीक है, जैसे रेड है, रेड एंड येलो को मिला के आपको क्या मिल रहा है, ऑरेंज, विच इज अ सेकेंडरी कलर. फिर रेड एंड ब्लू को मिला के आपको क्या मिल रहा है, पर्पल, विच इज अगेन अ सेकेंडरी कलर. येलो एंड ब्लू को मिला के क्या मिल रहा है, विच इज ग्रीन, विच इज अ सेकेंडरी कलर. ठीक है, देन कम्स योर टर्शरी कलर, जो आपके एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला के मिलेगा. तो जैसे आपका रेड है, रेड एंड ऑरेंज जब आप कंबाइन करते हो, यू गिव इट अ नेम लाइक प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी. तो आप इसको क्या नाम दोगे, रेड एंड ऑरेंज कंबाइन करके, दैट कलर इज रेडिश ऑरेंज. ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ऑरेंज रेड, इसका ऑपोजिट आप नेम करोगे. ओके, गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. यू विल नॉट नेम इट लाइक ऑरेंज रेड, वो रेडिश ऑरेंज होगा. वैसे ही आपका ऑरेंज एंड येलो मिला के क्या बन रहा है, येलो ऑरेंज, नॉट ऑरेंज येलो. ठीक है, डन एवरीवन. यस, सो प्राइमरी बेसिक कलर्स हो गए, दो प्राइमरी मिला के सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मिलाकर आपका टर्शरी कलर हो गया. ओके, नाउ वी मूव फर्दर विद योर डायमेंशंस ऑफ कलर. डायमेंशंस में क्या आ गया आपका, ह्यू, इंटेंसिटी एंड वैल्यू. सो ह्यू इज बेसिकली द नेम ऑफ योर कलर. ओके, रेड, येलो, ग्रीन, रेड येलो और येलो ऑरेंज, तो जो भी आप नाम बोल रहे हो, दैट इज बेसिकली द ह्यू ऑफ योर कलर. देन कम्स इंटेंसिटी. क्या होता है इंटेंसिटी, वो कितना ब्राइट है कलर. मैम ब्राइट से डलनेस की तरफ. राइट. ठीक है, आपके कलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है. ओके, दैट इज डिफाइंड बाय द इंटेंसिटी ऑफ योर कलर. तो कितना ब्राइट है या कितना कम ब्राइट है, दैट इज इंटेंसिटी. वैल्यू क्या होती है, लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ योर कलर. ये टर्म्स लिख लो, जो लाइटनेस एंड डार्कनेस है कलर की, दैट इज वैल्यू. जो ब्राइटनेस या डलनेस है कलर की, दैट इज इंटेंसिटी. एंड ह्यू इज नेम ऑफ द कलर. ठीक है, अब जितना आप वाइट साइड पे जाते जाओगे, यू गेट द टिंट्स ऑफ योर कलर, और जितना आप डार्क साइड पे जाते जाओगे, यू गेट द शेड्स ऑफ योर कलर. ठीक है, और सेंटर में जो होता है, दैट इज कॉल्ड टोन. ओके, तभी हम बोलते हैं टिंट, टोन एंड शेड्स. तो टिंट आपके लाइटर साइड वाला है, टोन इज द एक्चुअल कलर, शेड इज द डार्कर साइड ऑफ योर एक्चुअल कलर. ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव वार्म एंड कूल कलर्स. ठीक है, उसको भी लिख लो. वार्म कलर्स कौन से कलर्स होते हैं, जैसे आपका रेड, ऑरेंज, येलो वाले, जो आपको कोजीनेस की फीलिंग देंगे, वार्म होंगे नेचर में, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेसिकली, क्योंकि वो वार्म चीजों से आ रहे हैं, सो इट इज एसोसिएटेड विद एंगर, फियर्सनेस, हाई एनर्जी. ठीक है, इसके साथ ज्यादा रिलेटेड है. वार्म कलर्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, एडवांसिंग कलर्स. एडवांसिंग क्यों बोलते हैं, these same things you will use in your interior designing also. जब आप एक रूम में वार्म कलर पेंट करते हो, तो उससे क्या होता है, you will feel as if that particular wall is approaching towards you. पास पास लगेगी, जिससे आपका कमरा छोटा छोटा लगेगा, because of use of warm colors. So इसीलिए हम उसको बोलते हैं advancing colors. But on the other hand, we have cool colors, जैसे आपका ब्लू, ग्रीन, पर्पल, which give a very calm and soothing effect.
ये आपको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं या कहाँ से इंस्पायर्ड है या कहाँ से रिप्रेजेंट होते हैं? दे आर बेसिकली अ वाटर, स्काई एंड स्नो. एंड व्हेन यू पेंट सच कलर्स ऑन योर वॉल, तो वो लगेगा आपको पर्टिकुलर वॉल दूर जा रही है और आपका रूम बड़ा बड़ा लगेगा. ठीक है. सो दैट इज वाई कूल कलर्स आर कॉल्ड रिसीडिंग कलर्स. ठीक है. वार्म कलर्स आर एडवांसिंग, कूल कलर्स आर रिसीडिंग. यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. Yes, व्हाट आर ma'am. न्यूट्रल कलर्स? न्यूट्रल कलर्स किसको बोलते हैं? Pastel shades. नहीं. White. White. White, black and grey, they are called neutral colors. ठीक है. They are neither warming nor cooling, पर वो neutral है. White, black and grey, these are included in your neutral colors. ठीक है. Then we have certain color schemes. जैसे सबसे पहला आता है achromatic. Now achromatic means there is no chroma. Chroma means color. तो हमने एक ऐसा 9 शेड्स वाला सीरीज बनाया जिसमें जो सेंटर वाला है, सेंटर कलर दैट यू सी, दिस इज कॉल्ड टोन. जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वाइटर एरिया की तरफ, दिस इज कॉल्ड योर टिंट. एंड द वन ऑन द डार्कर साइड टूवर्ड्स ब्लैक इज कॉल्ड शेड. और जब भी आप इस तरीके का सीरीज बनाओगे, इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व 9 शेड्स और यू कैन से 9 कलर्स. ठीक है. जिसमें सेंटर वन विल बी योर टोन, द वंस मूविंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट वाइटर की साइड पे वो टिंट हो गया, दूसरी साइड पे जाने वाले वो सारे शेड्स हो गए. बताओ, क्लियर है सबको? मैम इसमें एग्जैक्ट याद क्या रखी है? बेसिकली आपको याद रखना है कि एक्रोमैटिक क्या होता है. ठीक है. जिसमें आप कलर यूज नहीं करते. दूसरा, टिंट, टोन, शेड क्या होते हैं. ये मेन चीज है याद रखने वाली. ठीक है. यस मैम. राइट. फिर नेक्स्ट कलर स्कीम आती है मोनोक्रोमैटिक. ओके. मोनोक्रोमैटिक इज अगेन सेम एज योर टिंट, टोन, शेड, जिसमें 4 आपके टिंट्स होंगे, 1 आपका टोन होगा, 4 आपके शेड्स होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि वो 9 कलर्स का एक सेट बनता है. ठीक है. अब इसमें क्या है अलग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्रोमैटिक? एक्रोमैटिक में हमने बोला था कि देर इज नो कलर, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे से ही बना था वो. लेकिन मोनोक्रोमैटिक में एनी कलर कैन बी यूज, जिसमें आपका सेंटर वाला मेन ह्यू होगा. ह्यू यानी द एक्चुअल नेम विच इज बेसिकली द टोन. ठीक है. जो लाइटर साइड पे जा रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? द 4 कलर्स ऑन द लाइट साइड. Tint. टिंट. टिंट ऑफ योर लाइटर शेड्स. मेन अच्छा, कलर. लाइट. हाँ. देन ये वाले, इनको क्या शेड्स. बोलेंगे? शेड्स. ठीक है. सो आपका टिंट, टोन एंड शेड. सो इट इज अ सेट ऑफ 9 कलर्स. ओके. देन वी हैव एनालोगस कलर स्कीम. एनालोगस में क्या है? आपने जो वो कलर व्हील देखा था, उसमें कोई भी 3 कलर जो एक साथ बैठे हैं, दे आर इन द एनालोगस कलर स्कीम. ठीक है. बी इट एनी सेट ऑफ 3 कलर्स, चाहे वो ये ग्रीन, येलो, येलो ऑरेंज, ये वाला सेट है,
या फिर ये येलो ऑरेंज वाला सेट है, येलो ऑरेंज येलो, नहीं, दिस इज येलो ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज, ठीक है, इस तरीके का सेट है। सो कोई भी 3 कलर्स सिटिंग टुगेदर इन योर कलर व्हील गिव्स अ एनालॉगस कलर स्कीम। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, आपके कलर्स व्हील में 2 ऑपोजिट कलर्स, जैसे येलो पर्पल के ऑपोजिट बैठता है हमेशा, ब्लू हमेशा ऑरेंज के ऑपोजिट बैठता है, ग्रीन हमेशा रेड के ऑपोजिट बैठता है, ठीक है। सो दीज ऑल बिकम कॉम्प्लीमेंट्री। ये समझ में आ रहा है यस मैम। एवरीवन? यस, ठीक है, Yes, ma'am. परफेक्ट। तो ये तो बात हो गई आपकी कलर्स की। उसके बाद योर सेकेंड एलिमेंट ऑफ फैशन डिजाइन इज लाइन। लाइन में कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइंस होती है। जैसे अगर शेप के बारे में बात करें, सो इट कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन। डायरेक्शन की बात करें तो वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल हो सकती है। लेंथ की बात करें तो लॉन्ग या ब्रोकन हो सकती है, ठीक है, लंबी या बीच बीच में कुछ ऐसे टूटी हुई। विद की बात करें तो मोटी या पतली, थिक एंड थिन। क्लैरिटी की बात करें तो एक क्लियर लाइन हो सकती है, एक डिफ्यूज लाइन हो सकती है, जो आपको पता नहीं लगती कि शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस दैट यू कैन सी। अभी आप डिफरेंट क्लोथिंग पिक करोगे, डिफरेंट गारमेंट्स पिक करोगे, सब में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइन इज विजिबल। Then we talk about, see, you can see these are the different types of lines. Then we talk about shapes. So shapes can be divided under 3 broad heads. It can be a geometric, natural or a non-objective shape. Geometric, जो एक ज्योमेट्रिक डिजाइन का हो, जिसकी प्रॉपर मेजरमेंट होती है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ऑल सच। नेचुरल में देखें तो कोई भी ऐसा शेप विच इज इंस्पायर्ड बाय योर नेचर। कोई लीफ बना है, फ्लावर बना है, रोजेस बने हैं, ट्यूलिप्स बने हैं, कुछ भी है विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम योर नेचर गिव्स अ नेचुरल शेप। नॉन ऑब्जेक्टिव इज एनी एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बस आउट ऑफ इमेजिनेशन या फैंटेसी से बना हुआ है। सो दीज आर डिफरेंट शेप्स। देन लास्ट इज योर टेक्सचर। तो टेक्सचर के बारे में बात करें तो वी हैव स्टेपल और अ फिलामेंट टेक्सचर, ठीक है। स्टेपल मतलब कोर्सर दिखेगा आपको, वो थोड़ा रफ होगा। फिलामेंट टेक्सचर इज अ फाइन टेक्सचर, ठीक है, स्मूथनेस जिससे इंडिकेट होती है। देन इन अ लो ट्विस्ट यान शाइन आती है, सो योर टेक्सचर बिकम्स लस्टरस। हाई ट्विस्ट वाले यान्स में डलनेस रहती है। सिंगल यान है तो सॉफ्ट टेक्सचर होगा, प्लाई यान से बना है तो कोर्स टेक्सचर दिखेगा। अगर निटिंग के बारे में बात करें, निटेड फैब्रिक्स के, या अगर उसमें रिब या पाइल वीव्स हैं, इट विल गिव अ डल टेक्सचर। बट अगर साटिन या सटीन है, सबने देखा है साटिन का कपड़ा, इट्स वेरी शाइनी, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वीव दैट इज बीइंग यूज्ड, उसके अकॉर्डिंग भी आपका टेक्सचर डिफाइन होगा। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। डिफिकल्ट तो नहीं है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन? डिफिकल्ट तो नहीं है एलिमेंट्स? नो मैम। नो? गुड, No, ma'am. परफेक्ट। देन नेक्स्ट, अब इसमें देखो ये क्या है, हाउ वी यूज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन इन योर क्लोथिंग। ओके, अब इसमें क्या है, अगर लाइन है, इफ अ पर्सन इज शॉर्ट एंड फैट, तो उसको वर्टिकल लाइंस पहननी चाहिए कुछ इस तरह की। और अगर पर्सन टॉल एंड थिन है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस पहननी चाहिए। अगर पर्सन शॉर्ट एंड फैट है, सो इट कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ठीक है, चाहे वो मोनोक्रोमैटिक हो, चाहे वो एनालोगस कलर स्कीम फॉलो करे। पर अगर टॉल एंड थिन है तो उसको कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहनने चाहिए, विच मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ऑपोजिट कलर्स। अगर शॉर्ट एंड फैट है तो स्मूथ या फाइन टेक्सचर क्लोथ्स होने चाहिए। टॉल एंड थिन है तो रफ और कोर्स टेक्सचर क्लोथिंग इज प्रेफरेबल।
शॉर्ट एंड फैट वाले पर्सन को स्मॉल प्रिंटेड फैब्रिक्स पहनने चाहिए, टॉल एंड थिन वाले को लार्ज प्रिंटेड फैब्रिक्स पहनने चाहिए। ठीक है, सो इन सबसे क्या होगा, इट विल गिव एन इल्यूजन ऑफ द बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी। अगर कोई शॉर्ट एंड फैट है, वर्टिकल लाइंस पहनेगा तो थोड़ा पतला दिखाई देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स पहनेगा तो पतला दिखाई देगा। ठीक है, सेम इज विद टॉल एंड थिन पर्सन, हॉरिजॉन्टल लाइंस पहन रहा है तो थोड़ी सी हेल्दीनेस दिखाई देगी उसमें। Contrasting colors also give an illusion of some width. Okay, तो हमें उस तरीके से मॉडिफाई करना होता है क्लोथिंग को, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज द एलिमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइन। बताओ, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, everyone? Yes, All ma'am. right, good. Now next comes your principles of design, but we are stopping here for today. ठीक है, आपका जो डाइंग एंड प्रिंटिंग वाला पार्ट है एंड साथ में द प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन डिजाइन एंड फर्दर क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. Now your this worksheet is already this PDF is already uploaded in your drive. आप उसको वहाँ से रेफर करो, ओके, एंड जितने क्वेश्चंस इसमें गिवन है उसको आप सॉल्व करके आना. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Any doubts till here?